हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यार, जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग देखते हैं जितने भी उत्तराखंड एग्जाम में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आगामी एग्जाम 9 अप्रैल को जो फॉरेस्ट गार्ड का है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो समुद्र तल से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा हमारा डलहौजी की। ठीक है, जो डलहौजी है इसकी क्या है, पर्वतीय स्थान है एक, इसकी समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों का निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ऐसा कौन सा जलकाय है जो अंडमान द्वीपों को क्या करता है, निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो कौन सा ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है? तो ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है ये बांग्लादेश का साथ लगता है। फिर है, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप है जो, ये कहां तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है हमारा हिंद महासागर तक। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो इन चारों शहरों में से कौन सा होगा? ये होगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा क्या है, इसके बीच से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? अब यहाँ पर ऊंचा नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है लंबी। ठीक है, तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हो जाएगी इनमें से पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, जो पीर पंजाल पर्वतमाला है तो ये इन ऑप्शनों में से सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? ये हो जाता है हमारा अनाईमुड़ी। ठीक है, जो अनाईमुड़ी है ये सर्वोच्च क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत डैश स्थान पर रहा? तो भारत का 2017-18 में कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान रहा? तो ये रहता है 7वां स्थान। ठीक है, 7th पोजीशन में था भारत 2017 और 18 में। फिर अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मसाला बाजार है ये इनमें से किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है जो खारी बावली है नई दिल्ली में, इसको माना जाता है। ठीक है, जो खारी बावली है इसको क्या माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार, जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो ये हो जाएगा हमारा रूस। ठीक है, जो रशिया है ये भारतीय चाय का क्या है, सबसे बड़ा आयातक देश है। तो ये भारतीय जो चाय होती है उसका सबसे ज्यादा आयात करता है। ठीक है, आयात का मतलब होता है किसी से लेना, निर्यात का मतलब होता है किसी को देना, इस तरीके से ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल में स्थापित की गई थी? ठीक है, जो वर्ष डैश है तो कौन से वर्ष में जो कोलकाता के पास हुगली नदी है इसमें रेहड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो ये वर्ष कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा 1855 ईस्वी में। ठीक है, 1855 में क्या हुआ, पहली हुगली नदी के पास पहली जूट की मिल स्थापित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? जो पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की कौन सी ऐसी जो राजधानी है इसकी, गंगटोक, तो इसके निकटतम हवाई अड्डा कौन सा हुआ करता था? तो ये हुआ करता था हमारा बागडोगरा। ठीक है, जो बागडोगरा था ये सबसे निकटतम हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, पाक्योंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश के दक्षिणी ओर स्थित है? तो किसके दक्षिणी ओर में ये स्थित है? ये हो जाएगा हमारा महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो जो 2017-18 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार जो दाल का वैश्विक उत्पादन होता है तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का स्थान था पहला। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर था भारत।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो ऐसी कौन सी क्रांति हुई जिसके बाद भारत क्या बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो ये हुआ था श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है ये दुग्ध पर ही पड़ता है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो खाद्यान्न का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन का पठार भी इसको बोला जाता है। फिर देखिए, विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। जो विंसर का जंगल है ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है विंसर का जंगल। फिर अगला क्वेश्चन है, सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। जो सिपकी ला दर्रा है ये हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो ये होगा हमारा सतलज घाटी में। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो ये पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी देश, लेकिन इससे क्या नहीं लगती, सीमा नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा हमारा श्रीलंका। ठीक है, जैसे ये भारत का वो है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में एक जो पाक जल संधि है ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि, ये पड़ोसी देश तो है लेकिन इसकी सीमा भारत को टच नहीं करती है। फिर है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी सीमाएं लगती है 7 देशों से। ठीक है, 7 देशों से लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। जो भारत की स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा लंबाई लगभग कितनी है। तो इन सभी मतलब जितने भी क्या है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जितने भी द्वीप समूह हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को मिलाकर जो भारत की तटीय रेखा है ये टोटल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डैश तिब्बत डैश दर्रा के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो कौन सा दर्रा ऐसा है जो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा क्या कहता है, तिब्बत के साथ सिक्किम को जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्रीय सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 समुद्री मील। ठीक है, ये समुद्र में जो डिस्टेंस मापने का एक होता है समुद्री मील, इसको बोला जाता है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारा K2 पर्वत, जिसको ऑस्टिन गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब कहीं कहीं पर आपको कुछ और अलग सा भी देखने को मिलता है। फिर है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मानी गई है। तो ये मानी जाती है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब देखिए, कहीं कहीं पर आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन में जो भी देता है इन दोनों में से, तो आपको उसमें टिक कर देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग डैश मीटर है। तो हिमालय या फिर हिमाद्री के जो सुदूर उत्तरी भाग है इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 6,000। ठीक है, 6,000 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो जो पश्चिमी घाट है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारतीय प्रायद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगी हमारा अनाईमुडी। देखिए, अनाईमुडी इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो इनमें से बताना है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है, केरल की एक सर्वोच्च क्या है, चोटी है। फिर है,
निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसको एमराल्ड द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रा है इनके आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा हमारा केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु क्या है, पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु यानी 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। तो 732 मीटर पर स्थित अंडमान का उच्चतम बिंदु है जो, इस पर स्थित सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारा सैंडल। ठीक है, सैडल या सैंडल जो चोटी है ये 732 मीटर की ऊंचाई पर अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी है। जो पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी है जिसको साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में भी स्थित है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा अंगिंडा। ठीक है, कौन सी है? अंगिंडा है, जो कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, तो स्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है एक, ये पर्वत भी है बेसिकली कंचनजंगा। ठीक है, फिर है श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। जो श्रीनगर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा झेलम नदी के तट पर। अब देखिए, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है और एक श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले श्रीनगर की बात हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा राज्य है ये अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किन से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है हमारा, देखिए बांग्लादेश से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, यह किस राज्य में स्थित है? जो बस्तर एक क्या है? आदिवासी जिला है, तो ये कौन से स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है बस्तर जिला। अगला क्वेश्चन है, महनसर यानी डूंगरपुर चूरू नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो महनसर है, डूंगरपुर है, चूरू है, नारलाई है, ये सारे शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे राजस्थान में स्थित। फिर अगला क्वेश्चन है, ढलाई और ऊनाकोटी डैश राज्य के जिले हैं। जो ढलाई है और ऊनाकोटी है ये किस राज्य के जिले हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे त्रिपुरा राज्य के जिले। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, तो ये कौन सा जिला होगा? ये हो जाएगा हमारा नासिक जिला। ठीक है, जो मुंबई में नासिक जिला है, मतलब कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो कौन सी ऐसी नदी बेसिन है जिसका कुल पुनः पूर्ति प्रयोग क्या है? सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी बेसिन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो पश्चिम दिशा में बहती नदी कौन सी नहीं होगी? तो ये नहीं होगी हमारी कृष्णा नदी। ठीक है, ये पश्चिम में नहीं बहने वाली नदी है। फिर है, कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा शरावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? शरावती नदी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो बताना है इनमें से कौन कौन सी नदियां होंगी। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है, ये मानसरोवर के निकट से निकलती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी है लूनी नदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है।
भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। ये आई थिंक पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, 2 दिसंबर 2022 में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था आई थिंक। तो मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र डैश है, तो कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 21.54% बेसिकली होगा, जिसमें देखिए वनावरण प्लस वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%, सिर्फ वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 21.71% है। ठीक है, जो क्या है, वनावरण भी है और वृक्षावरण भी है, इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल तो कितना है 24.62%, लेकिन सिर्फ वनावरण भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये 21.71% है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो ट्रिकल सिंचाई के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा ड्रिप सिंचाई को। ठीक है, डैश लहरदार भूमि और रेतीली भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। जो डैश लहरदार भूमि है और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी फव्वारा विधि। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहां पर पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। ठीक है, ये कहां पर बना है? महानदी पर बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहां बना है? महानदी पर बना है। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा या फिर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लो, यही क्वेश्चन आ गया। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डैम है वो महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। फिर है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो पैठन जल विद्युत परियोजना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में स्थित। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? तो इनमें से बताना है। देखिए रबी की फसल और खरीफ की फसल से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी होगी। तो खरीफ की फसल हो जाएगी कपास। ठीक है, कपास क्या होगी? खरीफ की फसल होगी। अब बेसिकली एक छोटा सा ट्रिक होता है जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा, जैसे खरीफ है और रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ और रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी और खरीफ की फसल होती है। तो देखिए रबी की फसलों में क्या क्या आते हैं, जितने भी 2-2 अक्षर वाले हैं, जैसे गेहूं है, चना है और बाकी सारे इस तरीके के जो 2-2 अक्षर वाले हैं ये आते हैं हमारे रबी में। अब सारे नहीं आते हैं, हाँ, जैसे कपास है, चावल है और इस तरीके के जो 3 अक्षर वाले हैं वो ज़्यादातर खरीफ की फसल में आते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग कुछ कुछ याद कर सकते हैं, बट सारे नहीं आते हैं। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या नहीं होगी? तो देखिए यह मानसून पर निर्भर करता है, तो ये सही होगा। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, तो ये भी सही है। यह निर्वाह कृषि है, ये भी सत्य है। अगला है, इसमें औद्योगिक फसलों का प्रधानता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं होती है, ये भारतीय कृषि की एक विशेषता नहीं है। फिर है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस की अनाज का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो हरित क्रांति के दौरान किस अनाज का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो ये किया गया था हमारा गेहूं और चावल का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। तो ये किस आयोग ने बनाया है? ये बनाया हमारा कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? जो इको फार्मिंग होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है,
डैश एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहकारी खेती, जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइज आज के 70 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने बात करी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी इसके 3 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक और प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीटेड 250 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद थोड़े से इकोनॉमी के 1-2 प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए यार, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।